बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एक और ऑर्गेनेली आफ्टर द राइबोसोम। राइबोसोम हमने स्टडी किया, डिटेल में स्टडी किया। आज हम जिस ऑर्गेनेली को डिटेल में लेके जाएंगे वो है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस के बहुत सारे नाम्स हैं। नंबर 1 गोल्जी अपरेटस, नंबर 2 गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नंबर 3 गोल्जी बॉडीज, नंबर 4 डिक्टिसोम्स। अब इसकी प्रॉपर कहानी क्या है, शुरू से लेके एंड तक हर एक चीज़ हम डिटेल में करेंगे और किस तरह से स्टेटमेंट को घुमाया जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और इसकी मोस्ट टिपिकल या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या हो सकती है, उस चीज़ को लेके हर एक चीज़ आपको इसमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो पॉइंट नंबर 1 देखें, एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। सो कैमिलो गोल्जी जो हैं दे आर द इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किए पुरकंजे सेल्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कैमिलो गोल्जी जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे इटालियन के, उन्होंने स्टडी किया पुरकंजे सेल्स ऑफ उन्होंने पुरकंजे सेल्स स्टडी किए, पुरकंजे सेल्स ऑफ cerebral cortex of brown owls, पुरकंजे सेल्स ऑफ cerebral cortex, इन्होंने cerebral cortex of brown owl। अब ये इसकी डिस्कवरी से रेलिवेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्कवरी बता रहे हैं ब्राउन ऑल। अब ब्राउन ऑल कौन सा होता है भाई, सबसे पहले ये स्टडी कर लेते हैं। ब्राउन BRN, बर्न ऑल। सो इसको बेटा यहाँ पे बर्न लिखिएगा, बर्न ऑल। सो असल में ये कौन सा है, देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ पे जो गंदम वगैरह जहाँ पे स्टोर करते हैं, जहाँ पर उनके जो स्टोरेज गोदाम आप कह लें, तो उस गोदाम के अंदर जो ओल पाया जा रहा था, जो उल्लू था, ठीक है। सो उस उल्लू के आप कह लें कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके कुछ पुरकंजे सेल्स उसने लिए और उस सेल्स के अंदर उसने इस छोटी सी स्ट्रक्चर को स्टडी किया, डिस्कवर किया, और इसी की वजह से इसको ये जो ऑर्गेनेली है और इसी के नाम से इस ऑर्गेनेली को नाम दे दिया गया, वाबस्ता कर दिया गया इसके नाम के साथ। और इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसी की बेस के ऊपर इसको 1906 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। खैर नोबेल प्राइज़ जो है उसकी एक अलग से स्टोरी है कि जो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत है वो कहाँ से हुई। चलिए थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इन टच करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज। देखिए नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत है वो तकरीबन एक अल्फ्रेड नोबेल से होती है। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का फाउंडर, यानी कि जो बम है ना, जिसने सबसे पहले बम बनाया, वो किसने बनाया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। अब अल्फ्रेड नोबेल जो है वो काफ़ी फेमस इस चीज़ को लेकर था, यानी कि काफ़ी पॉपुलर आप कह लें कि वो साइंटिस्ट थे। तो उनके फादर, उनके जो भाई हैं, वो एक दिन लैब के अंदर रात गए तक काम कर रहे होते हैं। तो अचानक से क्या होता है कि जो लैब है ना, लैब के अंदर ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट में क्या होता है कि उसके जो फादर और उसके भाई जो हैं उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब फादर और भाई की जो है वो डेथ हो गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगले दिन वो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पे देखते हैं, फ्रेंच न्यूज़पेपर पर, और वहाँ पे लिखा होता है द मार्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड। ये एक लाइन उस बंदे की पूरी ज़िंदगी चेंज कर देती है। वहाँ पे क्या लिखा है, द मार्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड, यानी कि मौत का सौदागर जो है आज खुद मर गया, सो गया, ख़त्म हो गया। तो उसको इसलिए मौत का सौदागर कहा गया बिकॉज उसने एटम बम का आविष्कार किया था, ईजाद किया था, दरियाफ्त किया था, बनाया था सबसे पहले। सो इसी वजह से अब अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि लोग जो हैं वो मेरे मरने के बाद, मेरे दुनिया से जाने के बाद मुझे एक बहुत ही अजीब नाम से मुझे याद रखेंगे, और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अच्छे नाम से याद करें। तो उसने क्या किया, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन की और अपने तमाम जो पैसे हैं उसमें इन्वेस्ट किए, उस चैरिटी को दिए। और उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि पूरे साल के अंदर जिस भी फील्ड के अंदर जिन लोगों ने बेहतरीन काम किए होते हैं, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, उन सब को एट द एंड ऑफ द ईयर एक नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, जिस उस सिक्के के ऊपर क्या होता है कि उसकी फ़ोटो होती है और साथ में उनको डॉलर्स भी दिए जाते हैं, पैसे एज अ अवार्ड के तौर पर। सो दैट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट द नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ उसको मिला 1906 के अंदर। तो 1906 के बाद देखें, इसने ये जो चीज़ डिस्कवर किया ना, ये चीज़ इसने डिस्कवर किया 1898 में। 1898 में उसने इस चीज़ को स्टडी किया, डिस्कवर किया, और उसको जो नोबेल प्राइज़ मिला वो 1906 में जाके मिला। और 1910 में
1910 में एक और साइंटिस्ट ने, ये जो सबसे पहले स्टडी किया गया, ये एक कहाँ पे स्टडी किया गया, एक एनिमल के अंदर। तो एक और साइंटिस्ट ने, ठीक है, प्रासिंटो, ठीक है, प्रासिंटो, इन्होंने 1910 के अंदर प्लांट के अंदर कुछ ऑर्गेनल स्टडी किए, देखें, और इन्होंने इसको नाम दिया डिक्टेसोम्स का। उन्होंने इसको क्या नाम दिया, डिक्टेसोम्स का नाम दिया। और आफ्टर डैट उसके बाद पता चला कि ये जो हैं ये असल में गॉल्जी अपरेटस ही हैं, इसी वजह से इनको खास पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी और ये जो नाम है कोई ज़्यादा फेमस नहीं हो सका। लेकिन आप इतना याद रखें कि जो डिक्टेसोम जो टर्मिनोलॉजी है, इट इज़ ओनली रेलिवेंट टू द गॉल्जी अपरेटस ऑफ द प्लांट सेल बिकॉज इट इज स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। ठीक है, तो दैट इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द गॉल्जी अपरेटस। देखिए, गॉल्जी अपरेटस की बात करें तो गॉल्जी अपरेटस की जो कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है उसमें मैं चंद एक अल्फाज यूज़ करना चाहूँगा। तो उन अल्फाजों में से सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँगा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टब्यूल्स। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टब्यूल्स। अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ टब्यूल्स, कलेक्शन ऑफ सैक्स, ठीक है, थैलियों का कलेक्शन, टब्यूल्स का कलेक्शन कह लें, ठीक है। और अब यहाँ पे लफ्ज़ जो है, और ये जो कलेक्शन ऑफ टब्यूल्स या सैक है, इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सिस्टर्ने का। क्या नाम देते हैं? सिस्टर्ने का नाम देते हैं, सिस्टर्ने। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है भाई साहब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी क्या मौजूद है? सिस्टर्ने मौजूद होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है, कि उन्होंने हमसे पूछा है या बात की है गॉल्जी अपरेटस के बारे में बात की है या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर अल्फाज जो हैं उनकी मुनासबत से आपको पता चलेगा। यहाँ पर लफ्ज़ का यूज़ किया गया कलेक्शन। देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक छोटा सा सेल यहाँ पर बना के सबसे पहले ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। ये है हमारे पास एक सेल, और सेल के अंदर ये क्या मौजूद है? दैट इज़ अ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस में ये जो कैरियोथिका है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वाली कैरियोथिका, इस कैरियोथिका में बाहर की तरफ इस तरह से देयर इज अ स्पेशल नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स दैट इज सेपरेट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में टब्यूल्स का एक स्पेशल नेटवर्क जो है वो फैला होता है, और उस टब्यूल के स्पेशल जो नेटवर्क जो फैला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे लफ्ज़ आ जाए नेटवर्क का, तो वहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है कि नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स या नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने, जहाँ पे लफ्ज़ नेटवर्क आ गया वहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? वहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। लेकिन जहाँ पे लफ्ज़ नेटवर्क इस्तेमाल ना किया गया हो, जहाँ पे सिंपल बात की गई है कलेक्शन की, तो कलेक्शन ऑफ टब्यूल्स की या कलेक्शन ऑफ इस तरह से मेम्ब्रेनियस बाउंड स्ट्रक्चर्स या सैक्स की बात करें, तो वहाँ पर आपने ऑटोमेटिकली समझ आना है कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल की। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस। यानी कि जहाँ पे लफ्ज़ कलेक्शन आ गया, सो कलेक्शन का लफ्ज़ आते ही आपने स्टडी करना है। वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। सो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी इसी को कहते हैं भाई। ये जो गॉल्जी अपरेटस, गॉल्जी बॉडीज या फिर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर डिक्टेसोम जो आप स्टडी कर रहे हैं, उसका पांचवा नेम क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। अब इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्यों कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। देखें, अब पहले पॉइंट समझ में आया कि इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ टब्यूल, नॉट अ नेटवर्क ऑफ टब्यूल। तो कलेक्शन ऑफ टब्यूल होगा, सिस्टर्ने कहेंगे। अब पॉइंट नंबर सेकंड, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, उस स्टेटमेंट में मैं कहता हूं कि विच वन कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने, विच वन कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने। ऑप्शन में यहां पे बेटा लिख के देता हूं। ऑप्शन ए है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है आपके पास बेटा गॉल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी है आपके पास दोनों ही आ जाएंगे, और ऑप्शन डी जो है वो है कंफ्यूजिंग आंसर। तो आप क्या ऑप्शन आंसर करेंगे? चलें जी, आपको देते हैं टाइम, और टाइम आपके पास होगा तकरीबन 20 सेकंड्स का इसको आंसर करने के लिए। चलें जी,
3, 2, 1। चलिए इधर देखें, यहाँ पर स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने यहाँ पर ना तो जिक्र किया है टब्यूल्स का, ना उन्होंने जिक्र किया है कलेक्शन का। उन्होंने कहा कि कौन सा किस पर कंसिस्ट होता है। और जब हम सिस्टरने के कंसिस्ट की बात करते हैं तो कंसिस्ट में हमेशा याद रखिएगा तो हम किसकी बात कर रहे हैं। जहाँ पे लफ्ज़ कंसिस्ट आ गया, कंसिस्ट का मतलब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, गोल्जी बॉडीज़ की भी बात कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी बात करते हैं। क्योंकि जो सिस्टरने होते हैं ये असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं, ये गोल्जी बॉडीज़ के अंदर भी होते हैं। लेकिन इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच वन कंसिस्ट ऑफ सिस्टरने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, बोथ होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट में रद्दोबदल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि विच वन कंसिस्ट ऑफ सिस्टरने। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि लफ्ज आ गया वन, विच वन आ गया, विच वन का मतलब तो एक होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे दो कैसे लगाए। देखो विच वन का मतलब ये नहीं होता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जहाँ पर विच वन आ गया इसका मतलब एक ही चूज करना है। उसका मतलब ये है कि उनमें से कौन से हैं वो जिनमें ये होता है प्रॉपर्टीज। अब देखें ना, अगर आप एक को लगाते हैं तो फिर तो ये गलत हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपने इस चीज को भी मलहूज़े खाते रखना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखें स्टेटमेंट में थोड़ी चेंज करता हूं, मैं कहता हूं विच वन कंसिस्ट ऑफ सिस्टरने सेपरेट थ्रू साइटोप्लाज्म, सेपरेट थ्रू साइटोप्लाज्म। तो मैंने कहा कि कौन सा वो सिस्टरने हैं जो साइटोप्लाज्म में थ्रू साइटोप्लाज्म, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। अब देखें यहां पे लिखा गया विच वन कंसिस्ट ऑफ सिस्टरने सेपरेट थ्रू साइटोप्लाज्म। कौन सा मुश्तमिल होता है सिस्टरने के ऊपर जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। कौन सा वो सिस्टरने हैं जो साइटोप्लाज्म में सेपरेट होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, गोल्जी बॉडीज कहेंगे, दोनों कहेंगे कि अभी भी कंफ्यूजिंग आंसर है। जल्दी से सोचिए। देखिए यहां पर भी राइट ऑप्शन जो बनेगा वो बोथ ही बनने वाला है। अब आप सोचेंगे यहां पर सर बोथ कैसे बन सकता है, देखें बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि सेपरेट जो है वो फैल रहा है थ्रू साइटोप्लाज्म में। अब देखिए आप खुद सोचिए ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टरने हैं, ये गोल्जी बॉडीज के जो सिस्टरने हैं, दोनों साइटोप्लाज्म में ही तो फैले हुए हैं, है ना, साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। इट्स मींस दैट कि थ्रू द साइटोप्लाज्म मींस दैट कि यहाँ पर दोनों के सिस्टरने मौजूद है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ सेपरेट थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, यहाँ पे लफ्ज में लिख देता हूँ थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, अब इसका मतलब ये हो गया कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब मुझे बताएं अब राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप जल्दी से। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो बोथ नहीं हो सकता। अब राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, गोल्जी बॉडीज बनने वाला है। क्योंकि देखिए गोल्जी बॉडीज नहीं बनेगा, देखें यहाँ पे क्या बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा। थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, थ्रू साइटोप्लाज्म दोनों मौजूद है। लेकिन ये चीज आपने याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे तो इस तरह से स्टेटमेंट जो है उसको हम घुमा सकते हैं। या फिर अगर हम यहाँ पे ये लिख देते कि कलेक्शन ऑफ सिस्टरने इज प्रेजेंट इन, तो आप बता देंगे सिंपली कलेक्शन कहाँ पर मौजूद होते हैं, गोल्जी बॉडीज के अंदर मौजूद होते हैं। अगर मैं नेटवर्क लिखता हूँ, ठीक है, तो नेटवर्क में आप कहेंगे कि उस वक्त आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। सो इस तरह से बेटा ये जो है आप चीज़ों जो हैं इसके कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ें ऐड कर लेंगे और आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं कि हमने इसको किस तरह से किया था। ओके, तो पहला पॉइंट समझ आया कि कलेक्शन ऑफ टब्यूल सैक्स, जिनको हम नाम देते हैं सिस्टरने का, जो दोनों के अंदर मौजूद है, दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गोल्जी बॉडीज़ की, हम बात करते हैं मज़ीद। तो देखें अब गोल्जी बॉडीज़ की बात करें तो पहले तो मैं आपको जनरली करवा रहा हूँ, मीन्स ये उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि स्टार्टिंग पे ये स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वो एमडी गार्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो एमडी गार्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टिंग वाला हिस्सा करें और उसके बाद वो जो लेक्चर होगा उसको लेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जिन्होंने पीपीएससी करनी है या सीएसएस के लिए किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सब्र बनाए रखिए, साथ के साथ हम चीज़ों को करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम चीज़ें और ऐड करते हैं। देखें अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस के कितने फेसेस होते हैं। देखिए गोल्जी अपरेटस की अगर हम बात करते हैं ना, तो गोल्जी अपरेटस जो है उसकी बेसिकली दो फेस होते हैं। एक फेस को हम क्या नाम देंगे, एक फेस को हम नाम देंगे दिस फेस इज नोन एज अ सिस फेस। पहला जो फेस होगा उसको क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे सिस फेस का। सिस फेस वो फेस होता है जो कि आप कह लें कि हमारे पास कन्वेक्स शेप के अंदर जो आपको देखने को मिला, दैट इज द आप कहेंगे कौन सा फेस जाएगा, दैट इज वो आ जाएगा हमारे पास सिस फेस। और जो हमारे पास ट्रांस फेस होता है वो आपके पास होता है कनकेव शेप के अंदर। तो ऊपर वाला जो है बेटा ये आपके पास आ गया सिस फेस। अब ये आ गया आपके पास कुछ इस प्रकार से आ गया गोल्जी अपरेटस। अब ये आ गया गोल्जी अपरेटस, ठीक है। अब गोल्जी अपरेटस में ये वाला जो फेस है हम इसको ज्यूम करते हैं, दिस वन इज नोन एज अ सिस फेस। अब सिस फेस का ही दूसरा नाम क्या होता है, हम इसको नाम देते हैं फॉर्मिंग फेस का। इट इज आल्सो नोन एज अ फॉर्मिंग फेस। और ये वाला जो फेस है इसको हम नाम देंगे ट्रांस फेस।
और ट्रांस फेज को दूसरा हम नाम के देंगे, इट इज नोन एज अ मैच्योरिंग फेज, इट इज अ मैच्योरिंग फेज। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो सिस फेज होता है, सिस फेज को हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो सिस फेज है जो कि एक फार्मिंग फेज होता है, ये फेज किस शेप के अंदर होता है, ये कन्वेक्स, और नीचे वाला जो है ये किस शेप में नजर आएगा, कॉनकेव शेप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, अब यहाँ से अगर मैं एमसीक्यूज फ्रेम करना चाहूँ कि जो सिस्टर्ने हैं, किसके सिस्टर्ने जो हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होते हैं। सिस्टर्ने दैट इज कंटिन्यूअस, सिस्टर्ने दैट इज कंटिन्यूअस, जो कि कंटिन्यूअस होते हैं विद कैरियोथिका, कैरियोथिका के साथ किसके सिस्टर्ने जो हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस। तीसरा बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके सैटिस्फिकेशन के लिए लाइसोसोम, एंड ऑप्शन डी हम ऐड ही नहीं करते, C3 रहते हैं। तो मुझे बताएं कौन सा वो है ऑर्गेनेली जिसके जो सिस्टर्ने हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि कैरियोथिका का मतलब क्या होता है, कैरियोथिका का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो हैं वो अटैच होते हैं जाके। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि किसके होने चाहिए, देखें गौर से, कंटिन्यूअस, यहाँ पे लफ्ज क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जहां पे लफ्ज आ गया कंटिन्यूअस का मतलब उसके साथ मिले हुए हैं, तो वहां पर नो डाउट राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर मैं एक चीज यहां पे करूं, मैं यहां पे लफ्ज जो है वो कंटिन्यूअस को चेंज कर देता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि सिस्टर्ने दैट इज टूवर्ड्स द कैरियोथिका, वो सिस्टर्ने जो कैरियोथिका की तरफ होते हैं, वो सिस्टर्ने जो कैरियोथिका की तरफ होते हैं, सिस्टर्ने दैट इज, यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं टूवर्ड्स कैरियोथिका, नीचे मैं ऑप्शन लिख के देता हूं आपको। ऑप्शन ए है मेरे पास, ऑप्शन ए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है मेरे पास सिस फेज सिस्टर्ने, ऑप्शन सी है आपके पास बेटा ट्रांस फेज सिस्टर्ने। तो मुझे बताइए इन तीनों, या फिर हम ये करेंगे कि ऑप्शन डी में ऑल ऑफ अबव सारे ही आ जाएंगे। तो जल्दी से सोचिए कौन सा राइट ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन ये है कि सिस्टर्ने दैट इज टूवर्ड्स विद कैरियोथिका, नहीं सॉरी विद नहीं है, सिस्टर्ने दैट इज टूवर्ड्स कैरियोथिका। कौन से वो सिस्टर्ने हैं जो कैरियोथिका की तरफ होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो सिस्टर्ने हैं, पहली बात ये जो सिस्टर्ने हैं जिसको आपने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये उसके साथ कंटिन्यूअस भी हैं और उसकी तरफ भी हैं। तो पहली बात तो हम इसकी बात करेंगे कि ये जो होते हैं ये उसकी तरफ भी होते हैं, ये उसके साथ कंटिन्यूअस भी होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सिस फेज होते हैं, यहाँ पर तो देखिए मैंने जो डायग्राम बनाई है, तो डायग्राम के अंदर मैंने मेंशन नहीं किया अभी तक, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए मेंशन भी कर देता हूँ। तो जो सिस फेज होता है ना, सिस फेज जो आपने याद रखना है कि सिस फेज के जो सिस्टर्ने होते हैं वो हमेशा किसकी तरफ होंगे, वो कैरियोथिका की तरफ होंगे, और जो ट्रांस फेज के होंगे वो उससे दूर होंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज को नहीं करेंगे। देखें अगर कंटिन्यूअस लफ्ज लिखा होता है सिस्टर्ने दैट इज कंटिन्यूअस विद कैरियोथिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्ने दैट इज टुवर्ड्स द कैरियोथिका, इट इज नोन एज सिस्टर्ने दैट इज टुवर्ड्स द कैरियोथिका। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप सोचेंगे टूवर्ड्स द कैरियोथिका में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी आते हैं और साथ में सिस फेज भी आता है, तो राइट ऑप्शन तो दोनों होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सही है, सिस फेज सिस्टर्ने भी सही है, लेकिन इन दोनों में से जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा नजर आएगा, वो सिस फेज सिस्टर्ने नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज वही लिखा गया है सिस्टर्ने दैट इज टूवर्ड्स, वो सिस्टर्ने जो कैरियोथिका की तरफ है। वो ये नहीं कह रहे कि कैरियोथिका के साथ अटैच है, कैरियोथिका की तरफ है। तो यहाँ पर ये चीज आपने याद रखनी है कि कैरियोथिका की तरफ है, बेशक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी हैं लेकिन वो साथ में कंटिन्यूअस भी हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट एक्यूरेट होगा वो ये बी ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन नहीं बनेगा। नो डाउट ए ठीक है, लेकिन ए और बी में से दोनों में से मोस्ट एक्यूरेट जो होगा वो बी वाला होगा। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, आप ऑप्शन बी चूज करेंगे, आप ऑप्शन ए चूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की। स्ट्रक्चर के बारे में हमने ये बात की कि इसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है सिस फेज को कहते हैं फॉर्मिंग फेज, उसके बाद दूसरा होता है ट्रांस फेज को नाम देंगे मैच्योरिंग फेज, वो कन्वेक्स होता है, ये कनकेव शेप के अंदर होता है। राइट, समझ आ गई, और फिर आपको उससे रेलिवेंट कुछ चीज़ें बताएं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक बड़ा ज़बरदस्त सा इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम नाम देते हैं सेल सेक्रेशन का, सेल सेक्रेशन। तो सेल सेक्रेशंस को ज़रा स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ सेल सेक्रेशन, सेल सेक्रेशन होती क्या है। देखें,
सेल के अंदर जो काम है ना वो एम ही नहीं हो रहा। मसलन बड़ा अल्लाह पाक ने बड़ा ज़बरदस्त अरेंज करके मैकेनिज़्म चलाया हुआ है। हम तो देखते हैं ना कि सिर्फ हमें लगता है कि कुदरत ने एक ज़बरदस्त सा मैकेनिज़्म रखा है कि सूरज है, चांद है, अपने वक्त पे आते हैं, वक्त पे जाते हैं, और ये दुनिया जो है बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर काम कर रही है ना। अब इसी तरह से एक सेल जो है, एक सेल के अंदर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर सॉरी बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर हैं जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं। अब वो काम कैसे करती हैं और इसको ट्रैफिक पुलिस को कहते हैं, उसको समझिएगा। देखें ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे स्टडी कीजिए। देखिए प्रीवियस लेक्चर में जब हम राइबोसोम को बेटा स्टडी कर रहे थे, तो राइबोसोम्स को स्टडी करने के दौरान मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए थे वहाँ पे भी लाजमी तौर पर। नो डाउट वो राइबोसोम्स की एक्सप्लेनेशन थी जिसको मैं राइबोसोम में ज़्यादा डिटेल में किया, लेकिन वहाँ पे हिंट लाजमी दिए थे मैंने आपको। देखें, दैट इज़ अ राइबोसोम, ये आ गया LSU, ये आ गया SSU। और हम कहते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं वो अटैच होते हैं किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और वो क्या बना देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बना देते हैं इस तरह से। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बताए थे कि वो कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ होगा, जो आपको ब्लू पोर्शन में नजर आ रहा है, याद रखेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा कैरियोथिका के करीब होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं वो आपने याद रखेंगे कौन सा होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब देखें, राइबोसोम जो होता है वो एक प्रोटीन फैक्ट्री है। अब उसका काम क्या होता है? पैलिडे पार्टिकल भी इसको कहते हैं। अब ये जो पैलिडे पार्टिकल है जिसको राइबोसोम कहते हैं, तो ये पैलिडे पार्टिकल क्या करते हैं? ये पैलिडे पार्टिकल्स बनाते हैं प्रोटीन्स। पैलिडे पार्टिकल्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। अब राइबोसोम ने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, राइबोसोम ने प्रोटीन तैयार की, ठीक है, पैलिडे पार्टिकल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो प्रोटीन तैयार की, प्रोटीन कहाँ पर तैयार हुई? क्योंकि ये अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। उसके बाद वो जो प्रोटीन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पे गई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पर बच्चे जो हैं, बच्चों को समझ होती है चीज़ों की, लिंक्स की, लेकिन वो लिंक जोड़ते वक्त ना जो सबसे मेन गलती करते हैं, मैं इसको नॉमिनेट कर देता हूँ यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच था, प्रोटीन बनी, और यहाँ से प्रोटीन बनने के बाद निकलने के बाद वो कहाँ पे चलेगी? इट विल मूव्स टुवर्ड्स द सिस फेस, वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल। यहाँ पर वो चंद एक चीज़ें भूलते हैं, उनमें एक चीज़ होती है ट्रांसपोर्ट वेजिकल। तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगी। इसका मतलब जो प्रोटीन राइबोसोम ने बनाई है वो कहाँ से निकलेगी? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगी ट्रांसपोर्ट वेजिकल के जरिए से, और वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल के जरिए से वहाँ से मूव करती कराती कहाँ पे पहुँचेगी? इट विल रीच फाइनली टुवर्ड्स द सिस फेस। इट विल रीच टुवर्ड्स द सिस फेस ऑफ, किसका सिस फेस? सिस फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस जो है, ये गोल्जी अपरेटस के किस फेज में पहुंच जाएगी? सिस फेज में पहुंच जाएगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल निकली है, ठीक है। अब सिस फेज के बाद वो कहाँ पे जाएगी? सिस फेज के बाद ये गोल्जी वेजिकल जो है, ये देखें, ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल है ये यहाँ पर आ गई, इसके साथ सिस फेज के साथ अटैच हो गई। फिर उसके बाद ये क्या करेगा? ये इसको चेक करेगा, ठीक है, प्रोटीन्स को चेक करेगा। अगर तो उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी कोताही हुई, कोई गलती हुई, तो ये उस गलती को क्या करेगा? एक्यूरेट करेगा। एक्यूरेट अगर वो पहले से एक्यूरेट है, फिर उसको क्या करेगा? पैक करेगा। पैक करने के बाद उसको यहाँ से निकाल देगा, और जब वो निकालेगा, वो निकलने वाली वेजिकल्स को हम क्या नाम देंगे? उसको आप नाम देंगे गोल्जी वेजिकल्स का। क्या नाम देंगे? गोल्जी वेजिकल्स का। इसको सेक्रेटरी वेजिकल्स भी कहते हैं, इसको स्टोरेज वेजिकल भी कहते हैं, लेकिन जो मेन नाम है वो हम क्या कहेंगे? गोल्जी वेजिकल। तो सिस फेज से किस तरफ मूव करेंगे? ट्रांसफेज की जानिब, और ट्रांसफेज की तरफ मूव करते कराते क्या होगा कि मॉडिफाई कर दिया जाएगा, और मॉडिफाई से करने के बाद इसको किस फॉर्म के अंदर निकाल दिया जाएगा? इसको गोल्जी वेजिकल्स जो हैं, गोल्जी वेजिकल्स की फॉर्म के अंदर यहाँ से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, और ये जो है इसको हम नाम देंगे सेल सेक्रेशन का। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है किस चीज़ का? अगर हम बात कर लेते हैं गोल्जी अपरेटस का, तो गोल्जी अपरेटस जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यहाँ पर ये आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इसको किसी भी सूरत आप स्किप नहीं करेंगे। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा जो है इस पूरे लिंक के अंदर इन्वॉल्व होगा। क्लियर होगी बात? सो इस तरह से ये पहला जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल सेक्रेशन, वो अपने अख्ताम को पहुंच गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब वो जो सेक्रेटरी वेजिकल है, ये जो गोल्जी वेजिकल है, वो या तो सेल से बाहर भेज दी जाएगी, या साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर लिया जाएगा? यहाँ पर उसको स्टोर कर लिया जाएगा। या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा, या इससे बाहर भेज दिया जाएगा। क्लियर होगी बात? अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फंक्शन के बारे में। जो गोल्जी अपरेटस का दूसरा फंक्शन होता है ना, सेकंड फंक्शन गोल्जी अपरेटस का ये होता है कि हम इसको बेटिया कहते हैं, सपोज डैट मैं आपको बताता हूँ, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो उसकी जो फॉर्मेशन है वो इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब कैसे, उसको मैं समझा देते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखें, आप लोगों ने पढ़ा था
यहाँ पर हम थोड़ा सा लिंक जोड़ेंगे सेल वाल के साथ भी, ठीक है। तो सेल वाल भी यहाँ पे बीच में आएगी और साथ में सेल साइकिल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है माइटोसिस। तो माइटोसिस में जो साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन। क्या पढ़ते हो? फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन। तो बेसिकली मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखें अब फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन जो है वो असल में होता क्या है। देखें ये है हमारे पास एक सेल एंड दिस वन इज़ अ प्लांट सेल। अब अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं ना, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि जैसे ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, एनाफेज के अख्ताम पर और टीलोफेज के शुरू में ही क्या होना शुरू हो जाता है कि जो गॉल्जी बॉडीज़ होती हैं, गॉल्जी बॉडीज़ क्या करती हैं? गॉल्जी वेजिकल्स बनाना शुरू कर देती हैं। और गॉल्जी वेजिकल्स जो होती हैं वो सेल के ना सेंटर में इस तरह से जमा होना शुरू हो जाती हैं। वो सेल के सेंटर में जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में वो क्या करती हैं? वो एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल के साथ क्या कर देती हैं? अटैच कर देती हैं। तो एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल के साथ जो अटैच करने का काम होता है वो किसका होता है? वो आपने चीज़ याद रखनी है, डैट इज़ द रोल ऑफ द, देखे ना, न्यूक्लियस तो पहले डिवाइड होकर इधर चला गया, एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस सेल प्लांट सेल के दूसरे सेल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब काम क्या था? सेल को डिवाइड करने का, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने का। तो साइटोप्लाज्म को जो डिवाइड करने में यहाँ पे रोल प्ले किया है वो किसने किया है? गॉल्जी अपरेटस ने किया है। किसने किया है? गॉल्जी अपरेटस ने किया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि कौन सी वो ऑर्गेनेली है, विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन द फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन, विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन द फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गॉल्जी अपरेटस की। अच्छा, इस तरह से एक और एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। विच फंक्शन इज ओनली लिंक्ड, विच फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपरेटस, विच फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपरेटस इज ओनली लिंक्ड, गॉल्जी अपरेटस इज ओनली लिंक, इज ओनली लिंक्ड विद, इज ओनली लिंक्ड विद प्लांट सेल। प्लांट सेल के साथ कौन सा फंक्शन जो है वो सिर्फ लिंक होता है, सिर्फ प्लांट सेल के साथ? तो बताइए कौन सा वो फंक्शन है जो सिर्फ प्लांट सेल के साथ गॉल्जी अपरेटस का लिंक है? तो एक चीज़ याद रखनी है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। अब यहाँ पे देखें ना, बी में लिख देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी भी मैं लिख देता हूँ सेल सेक्रेशन, अब सेल सेक्रेशन आ गया, और डी भी मैं लिख देता हूँ ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। अब स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग इस तरह से है, वो कह रहे हैं कि विच फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपरेटस इज ओनली लिंक टू प्लांट सेल। अब यहाँ पर हो सकता है कि वो ये पूछ रहे हों कि भाई जो प्लांट सेल है, कौन से वो फंक्शन है जो प्लांट सेल के साथ लिंक्ड है, कौन से वो फंक्शन है जो प्लांट सेल के साथ लिंक्ड है गॉल्जी अपरेटस के? हो सकता है ना कि विच फंक्शन ऑफ द गॉल्जी अपरेटस इज ओनली लिंक्ड, ओनली लिंक्ड विद प्लांट सेल, जो प्लांट सेल के साथ लिंक्ड है। अब देखिए उसके अंदर सेल वॉल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल सेक्रेशन भी है, ये भी है। अगर तो आपने लाइट वे के अंदर स्टेटमेंट पढ़ी एग्जाम में और जल्दबाजी में लगा दिया कि भाई ये तो सारे होते हैं, ऑल ऑफ दिस को हिट कर देते हैं, या फिर सेल सेक्रेशन जो फेमस एक ऑप्शन बनता है उसको हिट कर दिया आपने, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी कि विच फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपरेटस इज ओनली लिंक टू प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के साथ जो सिर्फ लिंक होंगे वो कौन सा होगा? डेट विल बी द सेल वॉल। वो कौन सा होगा? सेल वॉल। तो इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है आपने कि प्लांट सेल के साथ जो लिंक्ड है वो कौन सा होगा? सेल वॉल। अगर मैं इस तरह से इसको चेंज कर देता हूँ स्टेटमेंट को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट ए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड पे एक लफ्ज़ ऐड कर देता हूँ एक्सेप्ट, एंड पे लफ्ज़ क्या ऐड कर देता हूँ? एक्सेप्ट। अब बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है? राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है यहाँ पर? उसने कहा विच फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपरेटस इज ओनली लिंक्ड विद प्लांट सेल एक्सेप्ट, विच फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपरेटस इज ओनली लिंक्ड विद प्लांट सेल एक्सेप्ट। कौन सा वो फंक्शन है गॉल्जी अपरेटस का जो सिर्फ प्लांट सेल से लिंक्ड है, उसको आपने छोड़ देना है। तो कौन सा लिंक है? सेल वॉल वाला, इसको छोड़ दीजिए, इसका मतलब बाकी दोनों ठीक है। अब एंड वाला ऑप्शन डी देखिए, मैंने लिखा है ऑल ऑफ बफ, ऊपर वाले तमाम हैं लेकिन एक्सेप्ट ए को छोड़ते हुए। इसका मतलब यहाँ पर इस टाइम जो राइट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? आपके पास राइट ऑप्शन बनने वाला है डी वाला बनने वाला है। अच्छा, अगर मैं स्टेटमेंट और चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ विच फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपरेटस, विच फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपरेटस, यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। ऑप्शन है मेरे पास नन ऑफ अबव, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन एफ भी लिख देते हैं, ऑप्शन एफ पे लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। फिर देखते हैं कि आप कितनी चीज़ों को पिक कर रहे हैं। विच फंक्शन ऑफ गॉल्जी अपरेटस इज, ओनली छोड़ दें इस टाइम, इज लिंक्ड विद प्लांट सेल। कौन सा वो फंक्शन है जो प्लांट सेल के साथ लिंक्ड है? एक्सेप्ट, उसको छोड़ दीजिए। कौन सा वो फंक्शन है गॉल्जी अपरेटस का जो प्लांट के सेल के साथ लिंक है? देखिए ओनली प्लांट सेल लिंक्ड सिर्फ सेल वॉल था, प्लांट सेल के साथ लिंक्ड कौन कौन से फंक्शन है? अब ये सोचने की बात है ना?
अब यहाँ पे देखें सेल वॉल ये प्लांट सेल के साथ लिंक्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी प्लांट सेल के साथ लिंक्ड है, सेल सेक्रेशन ये भी प्लांट सेल के साथ लिंक्ड है। अब इसका मतलब इस केस में अगर हम एक्सेप्ट छोड़ते हैं तो एक्सेप्ट अगर हम छोड़ देते हैं तो एक्सेप्ट छोड़ते हैं तो एक्सेप्ट का मतलब कौन से लिंक है, ये तीनों ही लिंक्ड है। इसका मतलब ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव का मतलब ऊपर वाले जो दिए गए हैं वो सारे ही हैं, ठीक है, ऊपर वाले दिए गए हैं वो सारे ही हैं। नन ऑफ अबव तो सही हो नहीं सकता। अब फर्टिलाइजेशन क्या लगता है आपको होना चाहिए या नहीं? अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये ऐड करता हूँ विच फंक्शन ऑफ गाल्जी apparatus इज ओनली लिंक्ड विद एनिमल सेल, ओनली लिंक्ड विद एनिमल सेल, यहाँ पर प्लांट सेल की जगह पे मैंने लिख दिया एनिमल सेल। एक्सेप्ट अभी भूल जाइए, एक्सेप्ट अभी ऐड नहीं किया मैंने। तो बताइए विच फंक्शन ऑफ गाल्जी apparatus इज ओनली लिंक्ड विद एनिमल सेल। यहाँ पर देखें सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल सेक्रेशन, ऑल ऑफ अबव एक्सेप्ट ए, नन ऑफ दीज आर फर्टिलाइजेशन। जल्दी से देखते हैं, आपके पास टाइम दोबारा से होगा 20 सेकंड सोचने के लिए। कौन सा वो फंक्शन है जो सिर्फ एनिमल सेल से लिंक्ड होता है? देखिए एनिमल सेल में, अब सोचिए जरा, हरी अप शाबाश शाबाश शाबाश। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो तो मौजूद नहीं होती, इट्स मींस दैट पहला ऑप्शन हो गया गलत। पॉइंट नंबर सेकंड, उसने कहा कि ओनली लिंक्ड विद एनिमल सेल, ओनली लिंक्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ओनली लिंक्ड थोड़ी है, वो तो बाकियों में भी होता है। सेल सेक्रेशन सभी सेल्स में हो रही है। इसके अलावा ऑल ऑफ अबव एक्सेप्ट ए, ये तो हो ही नहीं सकता। नन ऑफ अबव, हाँ ये एक राइट ऑप्शन बन सकता है कि नन ऑफ अबव, क्योंकि आप सोचेंगे यहाँ पर कि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये फर्टिलाइजेशन कैसे लिंक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यकीन मानिए कि राइट ऑप्शन फर्टिलाइजेशन ही है बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जो स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल ने जाके जब एग सेल को फ्यूज करना है, उसके साथ फ्यूज करके उसको फर्टिलाइज करना है, उस वक्त हमें एग सेल जो होता है ना, एग सेल की मेम्ब्रेन जो बाहर वाली लेयर होती है ना, वेटिलेरियन मेम्ब्रेन, उसको तोड़ने के लिए स्पर्म सेल्स के एंजाइम्स की जरूरत होती है। अब उसको तोड़ने के लिए स्पर्म सेल्स के एंजाइम्स चाहिए, राइट। अब स्पर्म सेल्स के जो एंजाइम्स हैं वो किसके पास होंगे? वो जाहिर सी बात है किसके पास होते हैं? वो होते हैं गोल्जी apparatus के पास, ठीक है। तो दैट्स वाई ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन फर्टिलाइजेशन का आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन बनता है कि जो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन है, फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन जो है वो आउटसाइड टू इनसाइड होती है या इनसाइड टू आउटसाइड होती है? आउटसाइड टू इनसाइड का मतलब कि सेल के जो वेजिकल्स हैं, वेजिकल सेल के बाहर से मिलती हैं, फिर उसके बाद अंदर की तरफ जमा होना शुरू होती हैं, कि अंदर से जमा होती हैं पहले फिर बाहर की तरफ मूव करती हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि गाल्जी वेजिकल जो होती हैं वो सबसे पहले सेंटर में जमा होती हैं, और सेंटर में जमा होने के बाद उसके बाद वो बाहर की तरफ जाती हैं। समझ आ गई बात? सो इस तरह से ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। चलें एक और ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं। सो विच Golgi apparatus is involved, Golgi apparatus is involved in, ऑप्शन ए है आपके पास, यहां पर सबसे पहला ऑप्शन लिखते हैं, Golgi apparatus is involved in phremoplast formation। ऑप्शन बी में यहां पर बेटा ऐड कर देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं मिडल लैमिला, ठीक है। ऑप्शन सी में मैं लिख देता हूं यहां पर कि बोथ, ऑप्शन डी में लिख देता हूं नन, आपके आसानी के लिए। चलें जी जल्दी से बताइए यहां पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? Golgi apparatus इज इन्वॉल्व इन, Golgi apparatus किस में इन्वॉल्व होता है? हरी अप दिमाग चलाओ जरा। Golgi apparatus किस में इन्वॉल्व है? फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में, मिडल लैमिला फॉर्मेशन में, दोनों में, या किसी में भी? यहां पर फॉर्मेशन ये आ गया फॉर्मेशन, तो बताइए किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? अब यहां पर देखें, यहां पर फिर दोबारा से वही चीज आ गई। पहली बात हमने ये पढ़ा कि जो फ्रेगमोप्लास्ट है वो कहां से कहां होगी? वो इनसाइड टू आउटसाइड होगी। पहले वेजिकल सेंटर में जमा होंगी, उसके बाद वो बाहर की तरफ जाएंगे। पहले सेंटर में जमा होंगी, उसके बाद बाहर की तरफ जाएंगे। और ये जो काम है ये शुरू कहां पे होगा? शुरू होगा, मोस्टली बच्चे ना सोचते हैं कि जो Golgi apparatus, जो Golgi वेजिकल बनाती है, जो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन बननी है, वो होता है भाई एनाफेज में, या एनाफेज के बाद लगाते हैं, आफ्टर एनाफेज या एनाफेज, है ना। तो एक चीज आप क्लैरिफाई कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आपको पढ़ाया जाता है या हम लोग पढ़ाते हैं आपको सेल वॉल वगैरह या सेल साइकिल, तो हम बेसिकली क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी प्रोफेज हुआ, मेटाफेज हुआ, एनाफेज हुआ और टीलोफेज हुआ। टीलोफेज के बाद फिर हम कहते हैं फिर साइटोकाइनेसिस होती है ना। असल में ऐसा नहीं होता। असल में जो एनाफेज है, एनाफेज जैसे ही क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, सेल सेंटर से खाली होता है प्लांट सेल, उसी वक्त जो Golgi apparatus होता है वो एक्टिवेट हो जाता है।
सो गोल्जी ऑपरेटस जब एक्टिवेट होगा, उसकी एक्टिवेशन से ही जो आप कह लें कि जो गोल्जी वेसिकल्स हैं वो सेंटर में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब एनाफेज में ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है टीलोफेज के अंदर, साथ में ही जो आप कह लें फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखें उन्होंने कहा कि गोल्जी ऑपरेटस जो है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, वो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है कि मिडिल लैमेला फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। देखें इसके लिए सेल वॉल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेल वॉल की बात करें ना तो यहाँ पर एक सेल बना लेते हैं, ये प्लांट सेल एक आ गया, ये प्लांट का दूसरा सेल आ गया। अब देखें प्लांट के सेल वॉल के 3 वाल है। सबसे पहले ये वाली जो वाल है इसको कहेंगे प्राइमरी वाल, प्राइमरी वाल के अंदर वाली वाल जो होती है उसको कहेंगे सेकेंडरी वाल। इसी तरह से ये वाला सेल, इसकी बाहर वाली वाल प्राइमरी वाल, अंदर वाली वाल सेकेंडरी वाल। अब इन दोनों सेल्स के बीच में यहाँ पर जो वाल आपको देखने को मिल रही है, इस वाल को नाम देंगे मिडल लैमेला। सो मिडल लैमेला जो होती है वो दो सेल्स के बीच में होती है, दो सेल्स की प्राइमरी वॉल के दरमियान में होती है। तो ये प्राइमरी वॉल आ गई आपके पास, ये सेकेंडरी वॉल आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास मिडल लैमेला आ गया। तो मिडल लैमेला दोनों प्राइमरी वॉल के बीच में मौजूद है। समझ आई बात? सो इट्स मींस दैट कि जो गोल्जी ऑपरेटस है वो किस चीज में इन्वॉल्व होता है, वो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है कि मिडल लैमेला फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। अब देखें अगर हम सोचें टेक्निकली तौर पर तो गोल्जी ऑपरेटस जो है, देखें आपने पढ़ा, आपने ठीक है आधा लेक्चर लिया, भाग के निकले यार जबरदस्त फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन समझ आ गया, चलो ठीक है फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन लगाते हैं, ठीक है भाग के नहीं। अब फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में तो इन्वॉल्व होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मिडल लैमेला है जो कि फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन का एंड रिजल्ट है वो भी गोल्जी ऑपरेटस की वजह से हो रहा है। सो इट्स मींस दैट कि यहाँ पर गोल्जी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व इन फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन एंड मिडल लैमेला। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दोनों ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गोल्जी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ, गोल्जी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं? प्रोसेस ऑफ। वो प्रोसेस कौन सा होता है? वो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन का होता है, मिडल लैमेला फॉर्मेशन का होता है, दोनों होते हैं, कोई भी नहीं होता। इस टाइम आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन का होगा, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिसके अंदर वो इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि मिडल लैमेला जो है वो उस प्रोसेस का एंड रिजल्ट है। अभी थोड़ी देर पहले बोला वो उस प्रोसेस का एंड रिजल्ट है। तो मिडल लैमेला वो एक स्ट्रक्चर है, वो उसका एंड रिजल्ट है। सो दैट्स यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन जो है बेटा, आप इस चीज को टिक करेंगे, दैट इज द राइट ऑप्शन इन दैट केस। ओके, सो इसके अलावा एक और कुछ चीज एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, होप सो मेरा ख्याल काफ़ी इन्फॉर्मेशन है एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर वाइंड अप करिए जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं। अगर मजीद इंटरेस्टेड है गोल्जी ऑपरेटस के बारे में जानने के लिए तो काइंडली स्टे करिए, और अगर नहीं इंटरेस्टेड तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो चीज़ें मूव करेंगे हम लोग वो थोड़ा आप कह लें कि हाई लेवल पे चली जाएंगी, तो यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट करते हैं। बस एवं कोई थोड़ा सा वक्फा लेकर पानी शानी पी लें थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग भी जब पढ़ रहे हैं ना तो साथ में कोई ना कोई चीज़ रखें ताकि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहे, ठीक है। कुछ ना कुछ खाता रहे। चलें मैं भी पानी वगैरह पी लूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलें जी अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखें, तो अब हम बात करते हैं जो गोल्जी ऑपरेटस है वो बेसिकली किस सेल में पाया जाता है और कितना पाया जाता है, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखें अगर हम गोल्जी ऑपरेटस की बात करते हैं ना, मैं यहाँ पर खुद थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, उसके रीज़न ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही बोर्ड के ऊपर हम इसको मैनेज कर सकें। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंस की, कहाँ कहाँ किस किस सेल में पाया जाता है। देखिए अगर हम गोल्जी ऑपरेटस की प्रेजेंस की बात करते हैं ना तो गोल्जी ऑपरेटस जो है वो ऑलमोस्ट हमें हर सेल में देखने को मिलता है, ठीक है, हर सेल के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स की, तो आरबीसी की अगर बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलता। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम नाम देते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन, और आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 8 माइक्रोमीटर होता है। और आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल लफ्ज है, रेड ब्लड सेल मत पढ़ना है इसको, ठीक है, वरना आपको पाप लगेगा। कह देता हूँ, अभी कह देता हूँ आपको। तो रेड ब्लड सेल क्यों नहीं पढ़ सकते आप इसको, है ना, सोचने के बाद। तो उसकी रीजन ये होती है कि सेल हम हमेशा उस चीज को कहते हैं जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में या टिश्यू बनाता है, जो मूव नहीं करते, एक ही जगह पे रहते हैं, बॉडी के उसी पार्ट में रहते हैं। तो हम उसको क्या नाम देते हैं? हम उसको नाम देते हैं सेल का।
लेकिन अगर हम आरबीसीज की बात करते हैं तो आरबीसीज जो है सेल नहीं है, कार्ब सेल्स हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये इकट्ठे नहीं पाए जाते, ये इकट्ठे नहीं पाए जाते, ये बॉडी के अंदर मूव करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रहते, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, रेड ब्लड कार्ब सेल। तो रेड ब्लड कार्ब सेल को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी आपको तमाम सेल्स के अंदर ये देखने को मिलेगा। और वो सेल्स जहां पर सेक्रेशन ज्यादा होती हैं, जो ज्यादा सेक्रेशन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं गॉबलेट सेल्स, जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, जो कि आप कह लें कि एक ग्लैंड है जो कि म्यूकस प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो ये भी एक साथ में चीजें समझा करो, ग्लैंड जो होता है वो जरूरी नहीं होता कोई ऑर्गन हो, वो एक सिंगल सेल भी ग्लैंड हो सकता है। और विच वन इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल ऑफ ग्लैंड, इट इज अ गॉबलेट सेल। सो गॉबलेट सेल जो है वो क्या करता है, सेक्रेशन रिलीज करता है, वो भी असल में क्या होता है, वो भी इसी चीज का नाम है, समझ आ गई ना बात। तो सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन, इस चीज को भी जरा हम समझते हैं थोड़ा ब्रीफ जाके, कि किस तरह से ये जो एंजाइम्स हैं इसको बनाया जाता है सेल्स के अंदर, और फिर खत्म कैसे किया जाता है इनको, क्योंकि इतने सारे एंजाइम्स का बनना और खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है जो कि बड़ा जबरदस्त हो रहा है। तो पहली बात हमने ये पढ़ा कि जो गोल्गी apparatus है वो सारे सेल्स के अंदर होता है, लेकिन वो सेल्स जहाँ पे डिमांड हाई होती है, जहाँ पे डिमांड क्या होती है, हाई होती है, वहां पर याद रखिएगा कि ये जो गोल्गी apparatus है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब किन सेल्स के अंदर जो डिमांड है वो हाई होती है, अगर हम बात कर लेते हैं सेल सेल सेल, हाँ अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो हमारे जो, जैसे कि देखें अगर हम बात करते हैं तो आपका जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं जो कि रिलीज करते हैं, जो कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो असल में राइबोसोम बनाता है ना, तो पैक कौन करेगा, पैक करेगा गोल्गी apparatus। तो वहां पर जो सेक्रेशन है जीआईटी के अंदर रिलीज होने वाले जो सेक्रेशन हैं, वो असल में वो सेल जो सेक्रेशन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सेक्रेशन हैं उन सेल्स के अंदर जिनका काम है बहुत ज्यादा सेक्रेशन, बहुत ज्यादा अमाउंट में सेक्रेशन रिलीज करना, वहां पर ये जो सेल्स होंगे आपको ज्यादा अमाउंट के अंदर देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द अदर सेल, दूसरे सेल्स की निस्बत ये आपको कम देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सिस्टर्ने हैं वो कितनी टाइप के अंदर इसको देखने को आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम सिस्टर्ने के, अच्छा प्रेजेंस आपको समझ आ गया, प्रेजेंस के बाद मैं पहले हेडिंग लगाता हूँ। हेडिंग है हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो पहले तो हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग है हमारी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ये चीज बात याद रखनी है कि देखें हमने कहा कि जो गोल्गी apparatus है, गोल्गी apparatus सिस्टर्ने पर मुश्तमिल होता है, वो कलेक्शन होता है असल में, ठीक है। अब ये सिस्टर्ने पे जो मुश्तमिल है, कितने सिस्टर्ने होंगे, तो ये चीज आपने याद रखना है कि गोल्गी apparatus जो है वो 3 से 20 3 to 20 सिस्टर्ने पर मुश्तमिल हो सकता है। 3 से 20 जो सिस्टर्ने हैं उनके ऊपर मुश्तमिल हो सकता है गोल्गी apparatus। तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर कितने होंगे, 3 से 20 सिस्टर्ने जो है वो इसके ऊपर मुश्तमिल होता है। ये वो रेंज है जो कि मोस्टली सेल्स के अंदर देखी गई है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो गोल्गी apparatus होता है उसका कौन सा फेज जो है वो प्लाज्मा लीमा की तरफ होता है। विच फेज ऑफ द गोल्गी apparatus टुवर्ड्स द प्लाज्मा लीमा। अगर हम प्लाज्मा लीमा की बात करते हैं तो प्लाज्मा लीमा जो है इट इज अ सेकंड नेम ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को कहते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, डिफरेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं सर सीधा सीधा बता दें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ऐसा ही बस रिवीजन के लिए आपके, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक्स हमने किए हुए हैं ना, तो रिवीजन के लिए मैं इस तरह से लिंक्स बीच में लगाता रहता हूँ। सो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है या फिर जो आपके पास प्लाज्मा लीमा होती है, तो कौन सा फेज प्लाज्मा लीमा की तरफ होगा, तो हम कहेंगे जो ट्रांसफेज सिस्टर्ने है। देखिए ट्रांसफेज नहीं कह रहा मैं, ट्रांसफेज सिस्टर्ने कह रहा हूं। तो ट्रांसफेज जो सिस्टर्ने होते हैं दे आर टुवर्ड्स द, वो किसकी तरफ होते हैं, वो आपने कहना है कि वो प्लाज्मा लीमा की तरफ होते हैं। और जो सिस फेज सिस्टर्ने होते हैं वो किसकी तरफ होंगे, हम कहेंगे कि जो सिस फेज सिस्टर्ने होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, यानी कि कैरियोथिका की तरफ या न्यूक्लियस की तरफ होते हैं। तो न्यूक्लियस की तरफ जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास सिस फेज सिस्टर्ने इस तरफ होंगे, जो ट्रांसफेज सिस्टर्ने होंगे वो किस तरफ होंगे, वो हमें दूसरी तरफ देखने को मिलेंगे। अब सिस फेज और ट्रांसफेज जो सिस्टर्नी है ना, इनकी जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, शेप है, ये बहुत मुख्तलिफ होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास गोल्गी apparatus है ना, ये असल में जो टब्यूल्स का जो कलेक्शन है ये मिलता किस चीज से है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता है। तो इसकी जो शेप होती है ना वो आपने याद रखनी है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्यादा मैच करती है एज कंपेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
उसकी रीज़न ये होती है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें पता है कि वहाँ पर राइबोसोम अटैच, तो राइबोसोम के अटैच होने की वजह से हमें ये उसके साथ ज़्यादा मिलता जुलता नज़र नहीं आता, ये हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ज़्यादा मिलता नज़र आता है। तो इसलिए ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये इसके साथ ज़्यादा मैच करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज़्यादा मैच नहीं करता। फिर उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं कि जो सिस स्पेस सिस्टर्नी है, ट्रांसस्पेस सिस्टर्नी है, इनके बीच में जो सिस्टर्नी होंगे ना, उन सिस्टर्नी को हम नाम देंगे मीडियल सिस्टर्नी। क्या नाम देंगे? मीडियल सिस्टर्नी। अब मीडियल जो सिस्टर्ने हैं यही वो सिस्टर्ने होते हैं जो कि मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। मॉडिफिकेशन का काम की जिम्मेदारी मीडियल सिस्टर्ने की होती है। यानी कि देखिए, मैंने कहा कि ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? कोई भी चीज आई उसको चेक करेंगे। देखे ना, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? आपको चेक करती है। अगर आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं किया तो क्या करेगी? आपको चालान काट देगी, आपको सजा हो जाएगी। फिर क्या होगी? चालान आप भरोगे, फिर आप बिल्कुल ट्रैक के ऊपर आ जाओगे। तो पहले ये पहन लो ना। हमारे वहाँ कस्टम ही बड़ा मुश्किल सा है, अजीब कस्टम है। वो जो हेलमेट है, हेलमेट रखा होता है टंकी के ऊपर, वो सर के ऊपर पहन लो, पहनने के लिए है, ठीक है। तो अब उसको आप पहन के रखिए लाजमी तौर पर। अब उसकी रीज़न ये है कि अगर तो आप पहना हुआ है, अगर तो आप ठीक जा रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस गुजरने देगी, चेक जरूर करेगी, देखेगी जरूर, लेकिन गुजरने दे देगी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको ठीक करेगी और फिर आपको गुजरने देगी। सेम टू सेम गोल्गी ऑपरेटर्स का भी यही काम है। जो प्रोटीन पीछे से बन के आ रही है, ये उस प्रोटीन के अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को चेक करेगी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेक करेगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी है या क्वार्टरनरी है। उस स्ट्रक्चर को चेक करने के बाद अगर तो वो ठीक हुआ उसको जाने देगी, और अगर ठीक नहीं हुआ उसको क्या कर देगी? कहेगी बस भाई रुक जा, अब बाहर आ जा, तो जब ठीक करना है, ठीक करने के बाद पैक करके आगे भेजेगी। इस वजह से हम इसको कहेंगे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। अब वो जो ठीक करने की जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? मीडियल सिस्टर्ने की। तो मीडियल सिस्टर्ने में ये चीज याद रखनी है कि जो जो प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड जो जिसने करना है वो आपके पास कौन से सिस्टर्ने होंगे? दैट विल बी द मीडियल सिस्टर्ने। तो मीडियल सिस्टर्ने जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करने में इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद सिस स्पेस सिस्टर्ने आएंगे और फिर आपके पास कौन से आ जाएंगे? ट्रांसस्पेस सिस्टर्ने आ जाएंगे। सो इस तरह से ये चीज आपने देखी कि ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आ गया। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर दोबारा से एक बार, 3 से 20 सिस्टर्ने होंगे। फिर मैंने कहा ट्रांसस्पेस सिस्टर्ने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की तरफ होंगे, सिस स्पेस सिस्टर्ने न्यूक्लियस की तरफ होंगे, उनके बीच में मीडियल सिस्टर्ने होंगे। और उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, हम उसकी वजह से बेस क्या नाम देते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं इसी वजह से। और जो सिस स्पेस और ट्रांसस्पेस होता है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, कंपोजिशन के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, साइज के लिहाज से। और लेकिन एक आखिरी चीज कि जो सिस स्पेस सिस्टर्ने होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि उसकी जो सिस्टर्ने हैं, टोटल जो सिस्टर्ने होते हैं वो किससे मैच करते हैं? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैच करेंगे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैच नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं सपोज डैट, मैं आपको कहता हूं कि ये आपके पास है जी गोल्गी अपरेटस। मुझे बताइए इस गोल्गी अपरेटस का जो साइज है वो कितना है? देखिए, साइज को मेजर करने के लिए बेसिकली हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड इन, जल्दी से बोलिए, कब डिस्कवर किया गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्टडी किया गया और डिस्कवर किया गया 1935 में। 1935 के अंदर आपको पता है कि वो वायरस भी पहला डिस्कवर हुआ था, WM स्टैनले ने किया था। और 1935 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किया गया और एरनस्ट्रूस्का ने किया था पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो डिस्कवरी ऑफ वायरस होती है वो लिंक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ। तो ये भी याद रखना है आपने। चले जी, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से क्या किया गया? इसके साइज को स्टडी किया गया। अब इसके साइज जो है वो होता है तकरीबन 20 नैनोमीटर। इसका साइज कितना होता है जी? 20 नहीं, इसका साइज नहीं, जो सिस्टर्ने का साइज बता रहा हूँ। ये किसका साइज बता रहा हूँ? सिस्टर्ना जो है, एक जो सिस्टर्ना होता है ना, उस सिस्टर्ने के साइज का बता रहा हूँ कि वो कितना होता है? 15 to 20 नैनोमीटर होता है। 15 to 20 नैनोमीटर होता है, ये एक सिस्टर्ने का साइज होता है। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हम दो सिस्टर्ने के बीच में गैप की बात करते हैं तो इनके बीच में जो गैप होता है वो होता है 20 to 30 नैनोमीटर, 20 to 30 नैनोमीटर का होता है। तो इस तरह से ये चीज इसको इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं कि जो बल्जिंग एजेस होते हैं, किस फेज में या किस सिस्टर्ने के जो बल्जिंग एजेस हमें देखने को मिलते हैं? बल्जिंग एजेस जो हैं वो हमें बल्जिंग एजेस जो होते हैं वो कहां पर देखने को मिलते हैं?
सिस फेज में कि ट्रांस फेज में, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो सिस फेज होता है ना, सिस फेज वाली साइड हमें बल्जिंग एजेस देखने को मिलते हैं। बल्जिंग एजेस इसलिए कहते हैं बिकॉज मैंने कहा कि जो सिस फेज होती है वो कन्वेक्स होती है। कन्वेक्स होने की वजह से ये जो एजेस होते हैं ना, इस तरह से ऊपर की तरफ फूला होता है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, बल्जिंग, ऊपर की तरफ उभरे हुए, तो उनको नाम देंगे बल्जिंग एजेस का। तो बल्जिंग एजेस आप इस तरह से ये लफ्ज याद रखेंगे। अब देखें जल्दी से बताइए इसका साइज कितना होना चाहिए, साइज मेजर कर लें। कितने सिस्टरने इस डायग्राम में दिए गए हैं, 2 सिस्टरने हैं। एक सिस्टरने का 20 है, 2 सिस्टरने का आ गया 20 कितना आ गया 40 नैनोमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, लेट्स सपोज 25 नैनोमीटर, तो 25 नैनोमीटर ऐड कीजिए तो ये आपके पास कितना आ जाएगा। हम कहेंगे कि इसकी जो रेंज होगी वो 60 to 70 नैनोमीटर के साइज का जो है वो मैंने यहाँ पर गॉल्जी ऑपरेटस जो है वो बनाया हुआ है। तो इसी तरह से आप गॉल्जी ऑपरेटस की जो आप कह लेंगे साइज है वो भी आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द गॉल्जी ऑपरेटस। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं गॉल्जी ऑपरेटस की साइटोकेमिस्ट्री के बारे में। देखें वर्किंग जो है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो वर्किंग है वो किस तरह से करेगा। ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो वर्किंग के बारे में मुतल्लिक ही था। तो वर्किंग जो है वो सेम रहेगी, ये वर्किंग जो है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाली। अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइटोकेमिस्ट्री के बारे में। फंक्शन अलग से करेंगे, ये वर्किंग है उसकी, इसको याद रखिएगा। फंक्शन और वर्किंग में फर्क है, तो वह इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा बच्चे। दैट इज अ वर्किंग, ये वर्किंग है, ये फंक्शंस नहीं है। फंक्शंस बहुत सारे हैं, वर्किंग वर्किंग कहते हैं जो मेन काम है, जो टिपिकल वर्क है। तो टिपिकल वर्क कौन सा है इसका, ये भी याद रखना है कि ये बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व है, लेकिन इसका जो टिपिकल वर्क होता है वो यही होता है जो हम क्या कहते हैं, सेल सेक्रेशन। अच्छा एक और चीज यहाँ पर आपको समझाते हैं। मैंने कहा था कि वो एंजाइम्स कैसे बनते हैं ना, एक सेल के अंदर एंजाइम्स बनते कैसे और उसको खत्म कैसे किया जाता है। देखें कोई भी एक सेल है ना, एक सेल, व्हाट इज द लाइफ, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे तो हम क्या कहेंगे, लाइफ है, जिंदगी है। लाइफ नहीं है, केमिकल रिएक्शंस नहीं है तो लाइफ नहीं है, जिंदगी भी नहीं है। सिंपल सी एग्जांपल। तो इसका मतलब ये हुआ, एक अगर हम जनरल वे के अंदर इसको स्टडी करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि एक सेल के अंदर देखें, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन उठाता हूं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का एक सिंपल सा रिएक्शन उठाता हूं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप करने के लिए 10 एंजाइम चाहिए। डिफरेंट एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अब ये तमाम एंजाइम जो होते हैं इनकी जो नेचर होती है वो प्रोटोनिशियस होती है। प्रोटोनिशियस नेचर है तो बनाएगा कौन, राइबोसोम। तो ये जो मैकेनिज्म आपको बताया गया है ना, यही एंजाइम्स को बनाने का मैकेनिज्म है। तो एंजाइम्स बनेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, सिस फेज ऑफ गोल्जी ऑपरेटस, आगे ट्रांसफेज और फिर निकल आएंगे। या तो वो सेल के अंदर परफॉर्म करेंगे या सेल से बाहर परफॉर्म करेंगे। सेल के अंदर परफॉर्म करेंगे तो हम उनको क्या नाम देंगे, इंट्रासेलुलर एंजाइम का नाम देंगे। सेल से बाहर परफॉर्म करेंगे तो हम उनको नाम देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। और ये चीज याद रखनी है कि जो गोल्जी वेसिकल यहां से निकलेगी, ये जो गोल्जी वेसिकल निकल रही है, इसी गोल्जी वेसिकल का एक और नाम भी होता है, हम इसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो इसी को कहेंगे कि ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, व्हाट इज इट, इट इज अ गोल्जी वेसिकल। तो गोल्जी वेसिकल का दूसरा नाम क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम होता है। क्लियर होगी बात। सो इस तरह से ये आ गया उसकी फंक्शनिंग के बारे में। अब इसको खत्म कैसे किया जाता है, देखें जब एक जो है एक जो सेल है, एक सेल के अंदर बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो तो बन गए। अब उसके अंदर एंजाइम्स जो हैं उसका रोल जो है वो खत्म हो गया। तो एंजाइम्स का जो रोल खत्म हो गया उसको क्या किया जाएगा, उसके जो अमाइनो एसिड्स होंगे ना, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया जाएगा। और उस अमाइनो एसिड को ब्रेक करने के लिए स्पेशल किस्म के मजीद एंजाइम्स बनाए जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं होती। पहली बात तो ये कि इन एंजाइम्स की जो एंजाइम जो होते हैं वो मोस्टली सेलुलर लेवल के अंदर तो डिजनरेट होते नहीं है। जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल है ना, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे आपने कहना है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो डिजनरेट होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जो लिवर होता है वो उसको ब्रेक डाउन करता रहता है। लेकिन सेलुलर लेवल के अंदर, सेल के अंदर इतने जो सेल पूल है, सेल पूल के अंदर इतने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि एंजाइम्स जो है उसकी जरूरत बनती रहती है, बनती रहती है और बनते रहते हैं। ठीक होगी बात। सो इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम बात कर रहे थे इसकी साइटोकेमिस्ट्री के बारे में। देखें अगर हम इसके साइटोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें ना, तो आपने कहना है कि ये जो है हमें कैसे पता चलेगा कि जो गोल्जी अपैरेटस है आखिर उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से बायोकेमिकल पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है जो हमें कोई तो टेस्ट करना पड़ेंगे ना जिसकी बेस के ऊपर हमें पता चले। तो हम ये कहेंगे कि ये जो आपके पास गोल्जी अपैरेटस होता है ना, ये सिल्वर स्टेन भी और रिटेन करता है और ये ऑस्मियम स्टेन भी रिटेन करता है। सिल्वर स्टेन एंड ऑस्मियम। अब सिल्वर स्टेन और ऑस्मियम स्टेन ये क्योंकि रिटेन करते हैं, जो कि इस बात का पक्का सबूत है कि जो कि इस बात का पक्का सबूत होते हैं कि जो हमारे पास गोल्जी अपैरेटस है ना, गोल्जी अपैरेटस के अंदर लिपिड्स जो हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स पाए जाते हैं। गोल्जी अपैरेटस में प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं ये पाए जाते हैं क्योंकि इन्होंने दोनों जो स्टेन है उनको क्या किया है, रिटेन किया है।
तो जाहिर सी बात है गॉल्जी ऑपरेटर्स खुद तो कहेगा कि नहीं मेरे अंदर प्रोटीन और लिपिड्स मौजूद हैं, कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना, तो वो असल में क्या होता है, ऑस्मियम एंड सिल्वर स्ट्रेन मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको पता है कि मीडियल सिस्टर्ने में मैंने कहा था कि ये क्या ऐड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम ये याद रखेंगे, ये असल में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड करते हैं इसी चीज़ के अंदर। सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब की बात कर लें तो ये यहीं पे बनते हैं। उसके बाद अगर हम विटामिन की बात कर लेते हैं तो विटामिन भी इसके अंदर हमें काफ़ी जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे इसकी कंपोजिशन के अंदर। सो दैट इज़ अ बायोकेमिस्ट्री, साइटोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं इसके बायोजेनेसिस के बारे में कि गॉल्जी ऑपरेटर्स जो है ये असल में आया कहाँ से, या सेल के अंदर ये कहाँ से आता है। देखें, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी कह दी जाती है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहा जाता है और फिर उनके लिंक्ड जोड़े जाते हैं, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ना गॉल्जी ऑपरेटर्स के, तो गॉल्जी ऑपरेटर्स के बायोजेनेसिस के बारे में आप थोड़ी और लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अब कौन से वो डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो आप यूज़ करेंगे, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, बायोजेनेसिस तो कुछ 2-3 हाइपोथेसिस हैं। तो पहला साइंटिस्ट का ख्याल ये है, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि एक डिवाइडिंग सेल जो होता है ना, जब वो सेल डिवाइड कर रहा होता है, तो डिवाइडिंग फेज में सेल के अंदर जो गॉल्जी ऑपरेटर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। उसके बरक्स अगर हम बात कर लेते हैं ना कि सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा, जब सेल रेस्ट की हालत में होता है तो उस वक्त उसके अंदर गॉल्जी ऑपरेटर्स के जो सिस्टर्ने होते हैं वो कम नंबर में पाए जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, इस हाइपोथेसिस से तो हमें ये पता चलता है कि शायद जब एक सेल ने 2 सेल में डिवाइड होना है तो जो सिस्टर्ने होते हैं वो नंबर में बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद वो डिवाइड होके दोनों डॉटर सेल्स के अंदर चले जाते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हो सकता है ये अदर स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हुए हों, अदर स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हुए हैं, एक ये कॉन्सेप्ट है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियस। ये कहां से ओरिजिनेट हुए होंगे, शायद ये न्यूक्लियस से ओरिजिनेट हुए हैं। तो पहली चीज हो सकता है कि ये दूसरी स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हुए हैं, दूसरी चीज हो सकता है कि ये न्यूक्लियस से ओरिजिनेट हुए हों, है ना, इस हो सकता है ना, पॉसिबल चांसेस है ना। तो हो सकता है ये न्यूक्लियस से ओरिजिनेट हुए हों, न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होते हैं। हो सकता है ये दूसरी जो सेल के अंदर ऑर्गेनल है वहां से ओरिजिनेट हो सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया कि जो सेल डिवीजन का टाइम है, सेल डिवीजन का टाइम जो है, जो सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें ये नंबर में जो होते हैं, नंबर ऑफ सिस्टर्ने जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो नंबर ऑफ सिस्टर्ने इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर भी हम इसको कह सकते हैं कि हो सकता है इसकी वजह से हो। अब इनमें से सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस कौन सा है, जाहिर सी बात है उसको बताने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो मैं कहूंगा कि जो मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है वो हमारे पास ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियस है। लेकिन ये जो सेल डिवीजन वाला हाइपोथेसिस है ये भी किसी हद तक इसको सपोर्ट करते हैं बायोलॉजिस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस वाले को सपोर्ट करते हैं। अब न्यूक्लियस वाले को सबसे ज़्यादा सपोर्ट क्यों मिलता है, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की गाइस बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो सेल डिवीजन के बाद ये वाज़ह तौर पर सबूत देती है कि अगर तो सिस्टर्नी ऑलरेडी मौजूद है, अगर तो सेल के अंदर सिस्टर्ने जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो न्यूक्लियस से जो वेजिकल्स निकलती हैं वो वेजिकल जाके ना उस सिस्टर्ने के साथ अटैच हो जाती हैं और गॉल्जी ऑपरेटर्स को बड़ा करती रहती हैं। सो इट्स मीन्स दैट कि जो गॉल्जी ऑपरेटर्स है उसको बनाने में जो रोल होता है वो उन वेजिकल्स का होता है जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती है, न्यूक्लियस से ओरिजिनेट हो रही हैं। वो वेजिकल जो न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होते हैं वो या तो जाके पहले से मौजूद सिस्टर्ने के साथ अटैच हो जाएंगे, अगर वो उस पहले से मौजूद के साथ अटैच नहीं होते तो आपस में मिलकर एक नया बना देंगे। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, दोनों में से मिला के नया बना देंगे या फिर उसको कर देंगे। ठीक है, सो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है, जो जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सपोर्ट करती है, तो वो ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियस है। और अगर हम दूसरे की बात करें तो सेल डिवीजन के दौरान क्योंकि उनके नंबर वाकई में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाती है कि बढ़ जाते हैं, सो दैट्स वाई इसके मतलब कोई एग्जैक्ट हमें प्रूफ मौजूद नहीं है कि ना किसी ने डिवाइड होते देखा है जिसके बेस के ऊपर वो कह दें कि हाँ जी वाकई में ऐसा होता है। सो ये हमने कौन कौन सी चीज़ें देख ली, हमने इसकी वर्किंग देखी, वर्किंग के बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा, इसके साइज को देखा, इसकी बायोकेमिस्ट्री को देखा, इसकी बायोजेनेसिस को देखा और इसके इंट्रोडक्शन को देखा और उससे रेलिवेंट चीज़ें देखी। अब एक आखिरी चीज़ बच गई है, डेट इज़ अ फंक्शन। तो अब मैं आपको जिन चीज़ों को टीच करवाऊंगा वो क्या होंगे, वो फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हेडिंग लगाते हैं फंक्शंस की। तो हेडिंग लगाने से पहले मैं थोड़ा सा फ्रेम चेक कर लूँ, क्या फ्रेम के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही, जस्ट 1 मिनट। चले जी, फ्रेम के अंदर तो आ रही हैं, बढ़िया हो गया। चलें ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फंक्शंस हैं, सबसे मेन फंक्शन जो है वो है सक्रीशन। सक्रीशन जो है इसका सबसे पहला फंक्शन है। सेकंड जो फंक्शन होता है वो उसको कहते हैं न्यूरो सक्रीशन। क्या कहते हैं, न्यूरो
सक्रीशन का नाम देते हैं। न्यूरो सक्रीशन के बाद अगर हम बात करें तीसरा, दैट इज अ सेल वॉल फॉर्मेशन। चौथे की बात करते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, हम वहां पे कहेंगे सल्फोनेशन। पांचवें की बात करें तो पांचवें में आप क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। छठे की बात करें तो छठे में हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्रोसोमल एंजाइम। एक्रोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, एक्रोसोमल एंजाइम। उसके बाद हम यहाँ पर मजीद अगर बात करना चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिवेशन ऑफ किस चीज की एक्टिवेशन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक्टिवेशन है ये उसके अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वो फंक्शंस हैं जो हमें अभी समझने हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो अभी तो ये मैंने नाम्स लिख दिए, अभी हम उसके एक्सप्लेनेशंस की तरफ चलते हैं। देखें, तो सबसे मेन काम है सक्रीशन। अब मैंने स्टार्टिंग पे जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जो गोल्जी वेसिकल्स निकलते हैं, वो गोल्जी वेसिकल असल में डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। हो सकता है कि वो गोल्जी वेसिकल कौन सी हो, वो स्टोरेज वेसिकल हो, स्टोरेज वेसिकल। हो सकता है वो स्टोरेज वेसिकल ना हो, वो कौन सी वेसिकल हो, वो हाँ, यहाँ पर ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो वेसिकल्स निकल रही हैं, जो सक्रीटरी वेसिकल हैं, ठीक है, जो सक्रीटरी वेसिकल है, जिनके अंदर सक्रीशन है, जिन्होंने सेल से बाइट सक्रीट करनी है, तो वो कौन सी वो वेसिकल हैं, विच गोल्जी वेसिकल फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस। सो अगर मैं आपसे लिख देता हूं विच वेसिकल फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन में लिख देते हैं गोल्जी वेसिकल, फिर मैं लिखता हूं स्टोरेज वेसिकल, फिर मैं लिखता हूं सेक्रेटरी वेसिकल, ऑप्शन डी में लिख देता हूं ऑल ऑफ अबव। अब यहां पर मुझे बताएं जल्दी से राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा। यहाँ पर फिर आप दोबारा से कंफ्यूजन में आ जाएंगे, यार पहले वाला गोल्जी वेसिकल वो भी ठीक नजर आ रहा है, उसके बाद सेक्रेटरी वेसिकल वो भी ठीक नजर आ रहा है, स्टोरेज वेसिकल सेल के अंदर रहने वाली है। तो ऑल ऑफ अबव की तरफ जाना चाहिए या नहीं। देखें, ऑल ऑफ अबव की तरफ जाते हैं तो बीच में हम एक ऑल ऑफ अबव की तरफ अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब आप एक ऐसे ऑप्शन को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि असल में नहीं है। इसका मतलब हम किसी भी ऐसी चीज को एक ऐसी खूबी दे देना जो उसमें नहीं हो, क्या ये सूटेबल चीज है? बिल्कुल भी नहीं है। सो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, सो उसको आप नहीं लेके आ सकते बीच में। सो ए और सी में से चूज करिए। ए है गोल्जी ऑपरेटस, सी है आपके पास सेक्रेटरी वेसिकल। अब होप सो मुझे बताना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों में से राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए जो एक्सोसाइटोसिस के मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपका राइट ऑप्शन है सेक्रेटरी वेसिकल, बिकॉज एक्सोसाइटोसिस जो होती है वो इन्होंने तो करनी ही करनी है, क्योंकि गोल्जी वेसिकल की बात करें तो गोल्जी वेसिकल में दोनों आ जाएंगे ना, दोनों में से कोई एक करेगा, लेकिन ये तो लाजमी करेंगे, इसलिए ये आप राइट ऑप्शन के तौर पर चूज कर लेंगे। क्लियर होगी बात? तो सेक्रेशंस की मैं बात कर रहा था बेसिकली। देखें, अब सेक्रेशंस की बात की तो मैंने कहा कि जो गोल्जी वेसिकल्स हैं, वो गोल्जी वेसिकल जो सेल से बन रहे हैं, सेल के अंदर जो एंजाइम्स बन रहे हैं, जो हार्मोन्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे यही बना रहा है। गोल्जी ऑपरेटस जो है इसको मॉडिफाई करने के बाद इसको सेल से बाहर की तरफ जो सक्रीट कर रहे हैं, उसी नाम को हम क्या कहते हैं? हम उसको नाम देते हैं सेक्रेशंस का। क्या नाम देते हैं? सेक्रेशंस का नाम देते हैं। तो ये जितने भी सेल के अंदर सेक्रेशंस हैं वो तमाम के तमाम किसके सपोर्ट होती हैं? वो गोल्जी जो आपके पास ऑपरेटस है उसके सपोर्ट होती हैं, ये गोल्जी बॉडीज के सपोर्ट होती हैं। अब नेक्स्ट जो है दैट इज अ सल्फोनेशन। अब व्हाट इज अ सल्फोनेशन? सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है कि ये क्या किया जाता है कि जो सल्फेट ग्रुप होता है, जो गोल्जी ऑपरेटस होता है ना, ये असल में क्या करता है कि जो सल्फेट ग्रुप है ना, सल्फेट ग्रुप, उस सल्फेट ग्रुप को अटैच करता है विद द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किसके साथ अटैच करवाता है? कार्बोहाइड्रेट जो है ना, उस कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच करवाता है, और इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं? इसको आप नाम देते हैं सल्फोनेशन का। तो सल्फोनेशन जो करने की जिम्मेदारी है, असल में ये सल्फोनेशन की जाती है, सल्फोनेशन को करने की बेसिक रीजन होती है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, उस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? सल्फोनेशन की। और सल्फोनेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में सल्फेट ग्रुप को ऐड करने को कहते हैं, और वो भी कौन करेगा? वन एंड ओनली ऑर्गेनाली नेम एज अ हीरो, एंड दिस द हीरो ऑफ दिस स्टोरी एंड टुडे स्टोरी इज अ कैमिलो गोल्जी, जिसकी वजह से हम आज इतनी सारी चर्चा जो है वो कर पाए हैं। तो इसी वजह से ये चीज आपने याद रखनी है कि वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को बनाने में और सल्फोनेशन में किसका रोल होता है? वो भी भाई गोल्जी ऑपरेटस का होता है। नेक्स्ट वन इज अ न्यूरो सेक्रेशंस। अब न्यूरो सेक्रेशंस, न्यूरॉन सेक्रेशंस, कुछ चीजें याद आ रही हैं? न्यूरॉन से रेलिवेंट चीजें, चलें जी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एक जो न्यूरॉन होता है, देखें जब आपको न्यूरॉन वाला टॉपिक करवाएंगे इंशाल्लाह उसमें आपको
सारे न्यूरॉन्स के बारे में बताएंगे, विच वन इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, देन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, देन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, उसके बाद अफेरेंट न्यूरॉन, इफेरेंट न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, वो सारे टाइप्स आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास कौन सा पोर्शन आ गया, दैट इज द डेंड्राइट पोर्शन। ये एक न्यूरॉन का डेंड्राइट पोर्शन और ये दूसरे का आ गया एक्सॉन पोर्शन। अब एक्सॉन और डेंड्राइट जो पोर्शन है, इन दोनों के बीच में एक खाली जगह देखने को मिलती है और उसको आप क्या नाम देंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम देंगे। दिस वन इज नोन एज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में खाली जगह मौजूद है जहां पे पैगाम को एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर करना है। अब एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर करने के लिए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या चीज रिलीज की जाती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज की जाती हैं असल में, जल्दी से बोलिए, न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, बहुत ही फेमस है इसलिए मैंने इसका नाम ले लिया। सो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं असल में, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी असल में प्रोटीन्स ही होती हैं, ये भी यही वेसिकल्स ही होती हैं जो गोल्गी ऑपरेटर से निकल रही होती हैं। सो दैट्स में यहाँ पे लिखेंगे न्यूरो सेक्रेशन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर सिंपल आप ये भी लिख सकते हो कि जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होती हैं, उन नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने के लिए ये आपके पास ऑर्गेनेली जो है ये इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करती है। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन स्टडी करिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन ये कहती है कि इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स मौजूद हैं, साथ में ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स मौजूद होते हैं। अब जल्दी से मैंने यहाँ पर एक लफ्ज लिखा था कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके कौन से सिस्टर ने कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर रहे थे, मीडियल सिस्टर ने, राइट। तो मीडियल सिस्टर ने जो है वो इन्वॉल्व होते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन के लिए। अब ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में मीडियल सिस्टर ने जो है ये इन्वॉल्व होते हैं, इसको आपने याद रखना है कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बनाने में कौन से सिस्टर ने इन्वॉल्व है, मीडियल सिस्टर ने। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से मिलकर बनी है और वो भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। इसका मतलब उनको बनाने में भी किसका रोल होता है, उनको बनाने के अंदर भी इसी गोल्गी ऑपरेटर्स का ही रोल होता है। गोल्गी वेसिकल उनको मॉडिफाई करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज अ सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन के ऊपर मैं मजीद चर्चा नहीं करना चाहूंगा बिकॉज लेक्चर के दौरान जब हम यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन किया, प्लांट सेल किया, एनिमल की बात की, तो हमने बहुत सारी ढेर सारी डिस्कशन की थी सेल वॉल फॉर्मेशन की। अब हम बात कर लेते हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स के बारे में। इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपके साथ बेटा। देखें, अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो ये है आपके पास क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ये जो आगे वाला एज होता है ना, इसी कोने को हम क्या नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं आप, एक्रोसोम का। अब ये जो क्रोमोसोम हो सॉरी स्पर्म होता है, क्रोमोसोम ऐसे ही कह रहा हूं मैं, स्पर्म जो होता है, स्पर्म की अगर बात करें तो स्पर्म में बैक साइड के ऊपर तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लैजेला देखने को मिल रहा है। अब आगे वाली साइड के कोने को क्या कहेंगे, आगे वाले कोने को नाम देंगे एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का काम यह है कि ये जो एग सेल है, इस एग सेल को जाके फ्यूज करना और इसको फर्टिलाइज करना। अब स्पर्म सेल एग सेल को तभी फर्टिलाइज कर पाएगा जब इस एग सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन को तोड़ पाएगा। एग सेल की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है विटिलेरियन मेम्ब्रेन। क्या नेम होता है, विटिलेरियन मेम्ब्रेन। अब ये जो विटिलेरियन मेम्ब्रेन होती है, ये विटिलेरियन मेम्ब्रेन जो है ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है। तो विटिलेरियन मेम्ब्रेन जो है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, इसी वजह से जो स्पर्म सेल है वो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो पेनिट्रेट करने के लिए जिस चीज़ की जरूरत होती है वो होती है एक्रोसोमल वेसिकल। एक्रोसोमल वेसिकल वो वेसिकल जो एक्रोसोम के रीजन में है। अब वो उन वेसिकल में असल में होता क्या है, उन वेसिकल्स के अंदर मौजूद होती हैं एंजाइम्स। वो एंजाइम्स करते क्या होते हैं, वो एंजाइम्स असल में इस मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं। तो इस मेम्ब्रेन को तोड़ने में इन एंजाइम्स का क्या होता है, रोल होता है। सो दैट्स व्हाई अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो करनी है तो फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो स्पर्म के अंदर एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त तगड़े किस्म के हों, और दैट्स व्हाई अगर वो अच्छे किस्म के होंगे देन फिर ही बेटा वो जाके एक सेल को क्या कर पाएंगे, फ्यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनको फर्टिलिटी के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि कहते हैं कि स्पर्म सेल जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। वो पावरफुल कहने का बेसिक मकसद ये होता है कि उनके जो स्पर्म सेल जो उनके अंदर एक्रोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो एक सेल को जाके फ्यूज़ कर सकें, ठीक है। और ये डिपेंड करता होता है जेनेटिक मेकअप के ऊपर। इस ये सारी चीजें जेनेटिक मेकअप से लिंक है बिकॉज ये देखे ना, एक्रोसोमल वेसिकल बनाएगा कौन, राइबोसोम। राइबोसोम किससे लिंक कैसे बनाएगा, ट्रांसलेशन से बनाएगा। ट्रांसलेशन करेगा ना, ट्रांसलेशन में क्या होती है, आरएनए इस्तेमाल होता है। आरएनए कहां से आएगा, डीएनए। डीएनए कहां पे, न्यूक्लियस में, और वो कहां से आता है, फादर से। तो आपका जो जेनेटिक मेकअप होता है ये उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये जो एक्रोसोमल वेसिकल और फर्टिलाइजेशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते ही हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ सेल है। सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और जो काम है वो अल्लाह पाक ने माइटोकॉन्ड्रिया के सपुर्द किए हैं।
तो इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी होने वाले फंक्शंस हैं उन सब को जो एक्टिवेट करने का काम होता है वो किसका होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम होता है वो किसका होता है, गोल्जी अपरेटस का होता है। सो होप सो इतने लंबे लेक्चर के बाद आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिएगा। इसके अलावा आपको अगर कुछ एडिशनल चीज़ें मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सीक द न्यू नॉलेज एंड टू डिलीवर द नॉलेज टू द पीपल्स। ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, तरक्की कीजिए, उसमें आप भी रोल प्ले करें, हम भी रोल प्ले करते हैं। ओके गाइज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।